बहन जी, तुम्हारे पति को गुमशुदा हुए 10 साल हो गए। उन्होंने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे और अपना स्कूल मेरे पास गिरवी रखा था 5 साल के लिए। 10 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से अब ये स्कूल मेरा हो चुका है। प्रधान जी ऐसा मत कीजिए। अब तो वो स्कूल चलता भी नहीं। अगर वो स्कूल आप हमसे ले लेंगे तो हम दोनों माँ बेटी क्या करेंगे? हम लोग तो उस स्कूल में रहते भी हैं, हम रहेंगे कहाँ? मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। और रही स्कूल की बात, तो मैं इस स्कूल को फिर से चालू करूंगा और लाखों रुपए कमा लूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो दोनों माँ बेटी यहाँ झाड़ू लगाने का काम कर सकती हो। मैं तुम्हें रहने को भी दूंगा। रहने दो माँ। इन जैसे लालची लोगों के मुंह लगेंगे तो हम भी इनकी तरह लालची बन जाएंगे। अभी अंडे से निकली नहीं और जबान चलने लगी तेरी। मेरे सामने बड़े से बड़ा मर्द नहीं बोल सकता इस गाँव का, और तू मेरे सामने जबान चला रही है। तूने अभी स्त्री को ठीक ढंग से पहचाना नहीं। तू स्त्रियों को बहुत कमजोर लाचार समझता है ना, और वो इसलिए समझता है क्योंकि डरपोक लोगों ने इतिहास में हम स्त्रियों के बारे में ऐसी चीजें लिख रखी है। देखना, तू एक दिन इस स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए भी तरसेगा, लेकिन तुझे मैं वो काम भी नहीं दूंगी। चलो माँ। नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। दोनों बेचारी पैदल ही भटकने लगी। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधान जी को बोलने की क्या जरूरत थी? वो अच्छा आदमी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। वो अच्छा आदमी नहीं है, ये मुझे पहले से ही पता है और पूरे गांव को भी पता है। एक दिन मैं पूरे गांव को आजाद कर दूंगी प्रधान से, और अपने पिता को भी ढूंढ निकालूंगी। लेकिन नेहा, अब हम लोग रहेंगे कहाँ? रात भी होने वाली है, ऐसी सड़कों पर भटकते रहेंगे क्या? माँ, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। हम लोग उस जंगल के अंदर चलते हैं, वहीं तंबू बनाकर रहेंगे। नेहा अपनी माँ को लेकर जंगल के अंदर चली गई। दोनों ने लकड़ी, पुरानी साड़ियों को मिलाकर एक तंबू बना लिया अच्छा सा। फिर उसने मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया। शाम तक वो सूख गया। शाम को नेहा नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर लाई और उसी चूल्हे में खाना बनाया। खाना पीना खाकर वो तंबू के अंदर ही आराम करने लगी। माँ, मैं मोबाइल पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती ही थी। अब मैं तंबू के अंदर से ही बच्चों को पढ़ाना जारी रखूंगी। हाँ बेटा, और यहाँ इस जंगल में तो शांति से पढ़ा भी पाएगी बच्चों को। अगले दिन नेहा मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी बच्चों को। तभी बीच में वो बोलने लगी, बच्चों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि मेरी सेना हो। अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। यहाँ चारों तरफ हरियाली और शांति है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि अब इस जंगल में मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी। जिन भी बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो कभी भी भावनगर के इस जंगल में आ सकते हैं। उन्हें मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। मैम, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरे घर के पास भिखारियों का पूरा इलाका है। वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फीस नहीं है। मैं सबको लेकर आती हूँ कल। ठीक है सावित्री, कल तुम उन्हें लेकर आओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं और जानते हैं औरंगजेब का इतिहास। बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता ने लकड़ी का एक बोर्ड बनाया। फिर चूल्हे में कुछ लकड़ियां जला दी और उसकी काली राख से एक ब्लैक बोर्ड बनाकर तैयार कर दिया। सुबह तक वो सूख गया और बाहर जाकर वो चौक भी ले आई। बिटिया, तुमने तो तंबू के बाहर पूरा क्लासरूम ही बना दिया। पूरी साफ सफाई कर दी तूने। और ये ब्लैक बोर्ड तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे हमारे स्कूल में होता था। माँ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। थोड़ी देर बाद उसकी स्टूडेंट सावित्री बहुत सारे गरीब बच्चों को लेकर वहाँ आ गई। अब नेहा उन बच्चों को हर रोज मुफ्त में पढ़ाने लगी और पढ़ाते समय वो अपने मोबाइल से लाइव रहती थी। कुछ ही महीनों में ये बात पूरे देश में फैल गई कि नेहा बच्चों को एक जंगल के अंदर मुफ्त में पढ़ाती है। करोड़ों व्यूज आने की वजह से वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी। फिर एक रोज उसी जंगल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। नेहा जी, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। आपके पास न घर है न स्कूल, फिर भी आप इतने सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं। मैं आपके साथ मिलकर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से रहेगी। आप पहले ही वायरल हो चुकी हैं, तो उसका फायदा हम दोनों को मिलेगा। मिस्टर आदित्य, आप मेरे बारे में अभी जानते नहीं हैं। मेरे पिता का एक बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, लेकिन नेहा ने अपनी पूरी कहानी आदित्य को बता दी। उसके बाद आदित्य और नेहा ने मिलकर एक प्लान बनाया उस प्रधान के खिलाफ। अगले दिन आदित्य अपनी रोल्स रॉयस कार लेकर प्रधान की हवेली पहुंचा। उसके आसपास तमाम बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी थी। आप तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? देखिए, मैं लंदन से आया हूँ। मैं इस गांव में एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी परमिशन और जमीन भी चाहिए। मैनेजर, इन्हें 2 करोड़ रुपए दे दो और परमिशन लेटर पर सिग्नेचर करवा लो। 2 करोड़ रुपए कैश देखकर प्रधान के मन में लालच आ गया
और उसने बिना देखे ही पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। अगले दिन आदित्य नेहा के साथ उसके स्कूल आया। मुनीम और प्रधान वहीं पर मौजूद थे। प्रधान, आज तो मुझे पूरी दुनिया जान गई है। तुम तो पहले से ही जानते हो। चुपचाप ये गांव छोड़कर निकल जाओ, क्योंकि ये स्कूल तो मेरे नाम हो ही चुका है। तुम्हारे सारे खेत, तुम्हारी हवेली, सब मेरे नाम हो चुके हैं। ये देखो, इन कागजों पर तुमने ही साइन किए है ना? इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया? धोखेबाज के साथ धोखा नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? चल भाग यहाँ से तुरंत, वरना अभी पुलिस और मिलिट्री सब बुला लूंगी यहीं पर। अब मजबूरी में प्रधान को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब उसकी हवेली, सारे खेत और वो स्कूल, सब कुछ नेहा के नाम हो चुका था। धीरे धीरे रात हो गई। नेहा, उसकी माँ और आदित्य जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुए, वैसे ही वहाँ पर एक तेज पीली रोशनी हुई, जिससे पूरा स्कूल सोने का बन गया और स्कूल की जितनी बेंचें थी वो चांदी की बन गई। नेहा जी, ये कैसा चमत्कार है? पूरा स्कूल तो सोने चांदी का बन गया। इतने में वहाँ पर नेहा के पिता की आत्मा प्रकट हुई। ममता, नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरा बदला ले लिया। इस प्रधान ने मुझे अगवा करके इसी स्कूल के तहखाने में डाल दिया था, ताकि वो स्कूल तुम लोगों से हड़प सके। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया और ये दुनिया छोड़कर चला गया। पर अब मुझे शांति मिल चुकी है। आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, भगवान से बोलकर आप वापस लौट आइए ना। ये सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए ही तो किया था। बेटी, मैंने ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। उसके बदले उन्होंने हमारे स्कूल को सोने चांदी का बना दिया है। अब इस स्कूल को देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे और इस स्कूल को देखने के लिए तुम उनसे लाखों रुपए चार्ज कर सकती हो। बाकी तुम तो बिजनेस माइंडेड हो ही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब नेहा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आदित्य ने सोने चांदी के स्कूल के पास ही एक दूसरा स्कूल भी खोल लिया। कुछ ही सालों बाद। नेहा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुमसे अच्छी लड़की मेरे लिए कोई नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य, मुझे भी आपका नेचर और आपका बिहेवियर बहुत पसंद है, लेकिन आपको मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। माँ ने सब कुछ सुन लिया है। मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी धमाल कर सकती है। कल ही पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कर लेते हैं। अगले ही दिन ममता ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने दोनों की कुंडली देखी और कहा, आप दोनों को तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर आप लोगों ने अगले 3 दिन से पहले शादी नहीं की तो उसके बाद पूरे 10 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए उसकी, हम लोग परसों ही शादी करेंगे। तो इस तरह 2 दिन बाद नेहा ने आदित्य से शादी कर ली और उसी गांव में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। चांदपुर गांव में 3 पक्की सहेलियां संजना, आराध्या और आयुषी रहती थी। वो तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी के बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकली। वो देखो, हमारे बर्गर वाले चाचा आ गए। ये बिल्कुल टाइम पर आते हैं हमेशा। वो तीनों बर्गर वाले के पास चली गई। बोल संजना, क्या खाएगी तू? बर्गर, मोमोज या पानी पूरी? इतने में उसी थोड़ी दूरी पर एक दूसरी लड़की बीच में बोल पड़ी। अरे वो बेचारी क्या बताएगी, वो तो बेचारी तुम दोनों के सहारे ही चाचा के बर्गर के ठेले के पास आ जाती है। अगर तुम दोनों अमीर सहेलियां उसकी जिंदगी में ना होती तो वो आज तक बर्गर की शक्ल तक नहीं देख पाती। इतना सुनते ही आराध्या और आयुषी मुस्कुराई और उस लड़की के पास चली गई। आप दोनों मेरे पास क्यों चले आई? जाओ जाओ, अपनी गरीब सहेली को बर्गर पिज्जा खिलाओ। उसके इतना बोलते ही आराध्या और आयुषी ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कियों को रोकते रहे, लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकी और उसे मारती रही। तूने ही कहा था ना कि हम दोनों बहुत अमीर हैं। ये ले पैसे, अपना इलाज करा लेना। उम्मीद से ज्यादा ही पैसे हैं ये। आज के बाद हमारी सहेली के खिलाफ किसी ने जरा सा भी कुछ कहा तो उसका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। चल संजना, अब घर चलते हैं। वो तीनों सहेलियां वहां से चली गई। तभी चाचा ने उस लड़की से कहा, बिटिया, मुझे लगता है कि आज के बाद आप किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगी।
तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। संजना गरीब जरूर थी, लेकिन आयुषी और आराध्या उसे इस बात का कभी भी मलाल नहीं होने देती थी। रास्ते में, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली। तुम दोनों इतनी ज्यादा अमीर हो, तुम दोनों के पिताजी की खुद की कंपनियां चलती हैं, फिर भी तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम दोनों को तो किसी बड़े अमीरों वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आगे से खुद को गरीब कहा तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस लड़की का किया था। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती चलती रही। दिन बीतते गए और एक दिन संजना के गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। 2-3 दिन संजना स्कूल नहीं आई। एक रोज छुट्टी के समय, आयुषी 3 दिन हो गए संजना स्कूल नहीं आई, चल उसके गांव चलते हैं, कहीं बारिश की वजह से बुखार तो नहीं आ गया। वो दोनों पैदल संजना के गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही दोनों संजना के गांव के पास पहुंची, वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने दोनों को रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस गांव में मेरी सहेली रहती है। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे सारे घर बह गए। बहुत सारे लोगों की तो जानें तक चली गई। जो बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर आराध्या और आयुषी को झटका लगा। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत बोल आयुषी, हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों ने संजना को ढूंढने की खूब कोशिश की, पर वो नहीं मिली। उन दोनों ने संजना के बारे में अपने अपने पिता को भी बताया। उनके पिता ने पुलिस की मदद ली, पर कुछ नहीं पता चला संजना के बारे में। फिर एक रोज स्कूल की तरफ से कहीं टूर जाने वाला था। बच्चों, इस क्लास के सभी लोगों का इस स्कूल में आखिरी साल है। इसके बाद आप सभी कॉलेज में चले जाओगे, तो इस साल को यादगार बनाने के लिए हम सभी टूर पर जाएंगे, वो भी उत्तराखंड की वादियों में। सभी बच्चे खुश हुए, लेकिन आराध्या का मन नहीं था जाने का। आराध्या चलते हैं ना, हमारा मूड भी थोड़ा बहल जाएगा। आयुषी की जिद करने पर आराध्या मान गई। दोनों ने टूर वाली बात अपने पापा को बताई। तुम लोग इतनी दूर टूर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम दोनों स्कूल बस में नहीं बल्कि अपनी कार से जाओगी। पंकज हर वक्त तुम दोनों के साथ रहेगा। आयुषी, मैंने आपके डैड से भी बात कर ली है, तुम दोनों मेरी ही कार से जाओगी। ओके? ओके अंकल। अगले दिन वो लोग उत्तराखंड पहुंच गए। आयुषी, उस लड़की को देख, वो जो बकरी चरा रही है, ये तो अपनी संजना जैसी लग रही है। वो दोनों उसी लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं, संजना ही थी। संजना ने उन दोनों को देखा, तीनों का गला भर आया। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई तू। सब कुछ बताऊंगी, आओ यही पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चल चले। तीनों कार में बैठकर संजना के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। संजना के माता पिता ने खिड़की से ही उस कार को बाहर देख लिया और वो डर गए। ये इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है, कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब ये लोग हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। संजना के पिता ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी आयुषी और आराध्या उनके घर आ गई। संजना भी साथ में थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आराध्या, आयुषी बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, ऊपर वाले ने आखिरकार आप लोगों से मिलवा ही दिया। आप लोग तो बिना बताए गायब हो गए। पता है, पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे, पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो हमारे पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया। बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। महीनों लग गए रुकने का सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहाँ उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने ये छोटी सी झोपड़ी बना ली है। शकुंतला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। सही कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी हमारी संजना से इन्होंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो ये देश फिर से महान बन जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती ही हो कि ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो मुझे किसी ने गरीब कह दिया तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मा,
आप तो मुझे पाप चढ़ा देंगी। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अम्मा जी आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे, फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ माँ जी, हम तीनों बेटियों के होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगी। तो इस तरह संजना, आयुषी और आराध्या किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है संजना, हम दोनों ने अब तुम्हारा घर तो देख ही लिया है, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर, जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी। क्यों संजना, मैंने सही कहा ना। अब संजना को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तभी उन दोनों ने अपने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें संजना मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं कि आज रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुक सकती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ संजना बिटिया से मिलने। अगले दिन आराध्या के पिता भी आ गए। अरे आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है, आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीनों बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। संजना के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो संजना की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी